दोस्तों, एक बार पुनः आपका अभय प्रताप सिंह अर्थात मेरी तरफ से और लर्निंग क्लासेस के सदस्यों की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कल की चर्चा जो त्रिकोणमिति से प्रारंभ हुई थी उसी को आज हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप कल का वीडियो देखे हैं तो आपको यह पता चल गया होगा कि हम लोग क्या क्या पढ़े थे। एक बार वह सब कुछ रिकैप में करा देता हूं। त्रिभुज की परिभाषा हुई थी कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के दो अंग भुजा और कोण। त्रिभुज के दो प्रकार है ना, एक भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर कितने त्रिभुज? तीन त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर थी, समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर थी और विषमबाहु में सबकी भुजाएं अलग अलग मापों की थी। कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के त्रिभुज बनाए गए थे। न्यून कोण जिसमें सभी कोण 90 अंश से कम थे, समकोण जिसमें 90 अंश का कोण था और अधिक कोण जिसमें एक कोण 90 अंश से अधिक होता है। तो चलिए, त्रिभुज के वर्गीकरण पर चर्चा हो गई। आज हम बात को आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक हमारा वही है, त्रिकोणमिति और उसमें बात होनी थी समकोण त्रिभुज पे। तो चलिए आज हम अपनी बात शुरू करते हैं। कहां से? समकोण त्रिभुज। शुरुआत की चर्चा में और कल भी मैंने इसकी परिभाषा बताई थी, लिखवाई नहीं थी। आज लिखना भी है, समझना भी है। क्या? ऐसा त्रिभुज जिसकी परिभाषा थी, ऐसा त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? जिसका एक कोण, जिसका एक कोण समकोण, समकोण माने समझते हैं 90 अंश, जिसका एक कोण समकोण होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या परिभाषा बनी? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। ये दिखता कैसे है और क्यों यह हमारे पढ़ाई का केंद्र बना हुआ है, तो ध्यान से देखिए। ऐसा त्रिभुज सामान्य तौर पर समकोण त्रिभुज दिखता है, लेकिन यह समकोण त्रिभुज कब तक नहीं माना जाएगा? जब तक आप इसमें समकोण का यह चिन्ह भी सम्मिलित न कर दें। क्यों? हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में है, क्यों हमारे लिए यह केंद्र बना हुआ है, इस पर भी चर्चा हो जाए। यही एक ऐसा त्रिभुज है, यही एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाओं के स्पेशल नाम होते हैं, नाम होते हैं। पहचान तो है कि इस भुजा का नाम ए बी है, बी सी है, सी ए है, लेकिन जैसे हमारा आपका नाम होता है वैसे इसकी भुजाओं के नाम होते हैं। भुजाएं तो तीन सब में होती है, लेकिन नाम किसी में नहीं होता। नाम किसमें होता है? समकोण त्रिभुज में। तो मुख्य बात क्या हो गई? मुख्य बात यह हो गई, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का एक विशेष नाम होता है, विशेष होता है। कौन कौन से नाम है जानकारी होगी? नहीं है तो जानिए। तीन भुजाएं हैं। कौन कौन सी? पहली कर्ण, दूसरी लंब और तीसरी है आधार। तीन नाम है। यही एकमात्र त्रिभुज है जिसमें सबके नाम होते हैं। अच्छा, अब ये पहचान भी जरूरी है त्रिकोणमिति जानने से पहले। पहचान क्या? मतलब इसमें कर्ण किसको कहेंगे, लंब किसको कहेंगे, आधार किसको कहेंगे, ये जानना जरूरी है। अभी लिखवा देंगे लेकिन जानिए, पहले चित्र से समझिए। कर्ण किसे कहेंगे?
तो आपको 90 अंश दिख ही जाएगा, ऐसा बना हो। कभी कभी कुछ लोग ऐसा भी चित्र बना देते हैं, तो इसमें ये जो कोण अगर ऐसा दिख गया मतलब वो समकोण का प्रतीक आ गया, तो समझ जाइए वो समकोण त्रिभुज है। ऐसा खड़ा ही दिखे यह जरूरी नहीं है, इस स्वरूप में भी दिख जाता है। तो कर्ण की पहचान क्या, सबकी पहचान बता रहा हूं। कर्ण की पहचान क्या है, तो जो 90 अंश है, 90 अंश आपको दिख ही जाएगा, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। तो 90 अंश के जो सामने की भुजा होगी उसका नाम होता है कर्ण। 90 अंश के सामने जो भुजा होगी उसका नाम है कर्ण। कर्ण की और भी पहचान है क्या, अगर आप इसको नाप सकें, सभी को, तीनों भुजाओं को नाप सकें, तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी समकोण त्रिभुज में वो कर्ण कहलाएगी। तो 90 अंश के सामने भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। एक और की बात, ये 90 अंश है, ये 90 अंश कौन कौन बनाया है, सी बी ने बनाया, ए बी ने बनाया, किसने नहीं बनाया, एसी ने। तो जो समकोण बनाने में सम्मिलित नहीं होती, जिसने 90 अंश का कोण बनाने में कोई योगदान नहीं दिया है, वही क्या है, वही है हमारे लिए कर्ण। तीन परिभाषाएं हो गई, ध्यान रखिएगा। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, सबसे लंबी भुजा कर्ण, और जिसने 90 अंश का कोण नहीं बनाया है वह भुजा समकोण त्रिभुज में कहलाती है कर्ण। ठीक है, कर्ण की बात हो गई। अब ये क्या है, लंब। अगला कौन सा है, भुजा लंब है। लंब की पहचान क्या, कुछ लोग क्या करते हैं कि ये खड़ी है यही लंब होगी, नहीं। तब क्या पहचान है, आप देखिए किस कोण की चर्चा हो रही है। मान लीजिए किसी ने कोण सी की चर्चा कर रखी है, तो सी पर अगर बात चल रही है तो जिस कोण के लिए बात चलती है उसके सामने वाली भुजा कहलाती है लंब। तो जिस भी कोण की चर्चा हो तो वो कहलाएगी, उसके सामने भुजा कहलाएगी लंब। सी की चर्चा होगी तो क्या लंब हो गया, ए बी। मन में विचार कीजिए कि जब ए के लिए होगा, चर्चा होगी ए के लिए, तब कौन सी भुजा लंब होगी। तो जिस कोण की चर्चा हो उस कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। अब आधार की बताने की जरूरत नहीं है, जब आपने दो भुजाओं की पहचान कर ली है तो तीसरी ऑटोमेटिक हो जाएगी आधार। तीनों बातें ध्यान में हो गई। कर्ण क्या है, समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, उसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है और वह 90 अंश को बनाने में कोई योगदान नहीं करती है। इसको लिखना है आपको। लंब क्या है, तो किसी कोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे कहते हैं लंब, और कर्ण और लंब के निर्धारण के बाद जो शेष तीसरी भुजा बचती है उसका नाम क्या हो जाता है, आधार। बात क्लियर। परिभाषा आप लोग इसी में से मैंने बता दिया है, जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का एक विशेष नाम होता है। एक और बात, विशेष संबंध भी होता है। यही एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाओं में विशेष संबंध होता है, वह एक प्रमेय के रूप में जानी जाती है। मालूम है आपको प्रमेय, उसका नाम क्या है, उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय मालूम है ना, क्या प्रमेय है, प्रमेय लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, फिर उसी से सूत्र बनेगा। सूत्र आपको मालूम है लेकिन पहले प्रमेय लिखें। तो समकोण त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में क्या सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा समझ गए ना, क्या, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग क्या होता है, शेष दो भुजाओं। शेष दो भुजाएं कौन कौन सी बची, एक बची लंब और दूसरी बची आधार। तो कहा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के
बराबर होता है। अगर इसकी बात का हम सूत्र रूप में प्रदर्शन करें तो क्या कहा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा मतलब कर्ण का वर्ग, ठीक, सबसे बड़ी भुजा मतलब कर्ण का वर्ग, शेष दो भुजाएं, शेष दो भुजाएं क्या बची थी, लंब, और दूसरी क्या बची थी, आधार। तो कहा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये सूत्र बन गया, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। तो तीन भुजाएं, उनके स्पेशल नाम, उनकी स्पेशल पहचान और उनके बीच स्पेशल संबंध। समझ में आ गई बात? हाँ, अगर आपको ये परिभाषा लिखनी है तो मैं आपको बता दे रहा हूं, आप लिख भी सकते हैं। कर्ण की परिभाषा क्या बताया हमने, कर्ण की परिभाषा लिख लीजिए, उचित रहेगा। क्या बताए थे इसमें कि समकोण 90 अंश के सामने की भुजा, तो समकोण माने ही होता है 90 अंश। तो समकोण के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा क्या, कर्ण कहलाती है। इसकी कुछ खासियत है तो हम बताए थे कि यह समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, मतलब इसकी माप सबसे ज्यादा होती है, ठीक। तो 90 अंश के सामने कर्ण की हो गई। अभी किसका करना है, लंब। लंब की क्या बताए थे, किसी दिए गए कोण के लिए, किसी दिए गए कोण के लिए, दिए गए कोण के लिए उसके सामने की भुजा, किसी दिए गए कोण के लिए उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है, ठीक है, लंब। और तीसरा क्या है, इस पे भी चर्चा हो जाए, आधार। तो कर्ण व लंब के निर्धारण के बाद, कर्ण व लंब के निर्धारण के बाद शेष बची तीसरी भुजा, शेष बची तीसरी भुजा ही आधार कहलाती है, ठीक है, समझ में आ गई बात? तो जो मैंने आपको यहां समझा रखा है वही चीजें यहां पर आपको लिख रखी है, इसको नोट करेंगे। एक बात और आपको समकोण त्रिभुज में जाननी है। क्या जाननी है? समकोण त्रिभुज में एक बात आपको और जाननी चाहिए। क्या? वो है पाइथागोरियन त्रिक। पाइथागोरियन त्रिक, ये क्या है? पाइथागोरस का नियम किसके लिए है? समकोण त्रिभुज के लिए है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये जो त्रिक होगा उसका भी संबंध कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज से ही होने वाला है। त्रिक माने क्या? तीन संख्याओं का जोड़ा। कैसा जोड़ा? त्रिक माने तीन संख्याओं का समूह। कैसा समूह? जो पाइथागोरस के नियम का पालन करता है। मतलब तीन संख्याएं दी रहेंगी, तीन संख्याएं जो भी दी रहे कुछ भी माप हो सकती है। तो जो बड़ी भुजा का वर्ग है वह शेष छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होनी चाहिए। अगर वह इस नियम का पालन कर रहा है, बड़ी भुजा का हम वर्ग करें और छोटी भुजाओं के वर्गों को जोड़ दें, और अगर दोनों आ जाए बराबर, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए, तो समझ जाइए वह पाइथागोरस के नियम का पालन
कर रही हैं, और तब उन तीन संख्याओं के जोड़े को हम पाइथागोरियन त्रिक कहेंगे। तो परिभाषा लिख लेते हैं और कुछ मैं त्रिक आपको बता देता हूं। तो क्या त्रिक माने तीन संख्याओं का समूह। कैसा समूह? तीन संख्याओं का ऐसा समूह जो पाइथागोरस के नियम का पालन करते हैं, पाइथागोरियन त्रिक कहलाते हैं। कुछ प्रमुख पाइथागोरियन त्रिक निम्नलिखित है। कुछ की चर्चा मैं कर दे रहा हूं और उनकी व्याख्या कर दूंगा, आप अभी केवल नोट करेंगे। यह नहीं है कि इतने ही होते हैं, मुख्य तौर पर जिनका इस्तेमाल होता है उनकी चर्चा मैं कर रहा हूं। जैसे पहला जोड़ा है 5, 12, 13, 3, 4, 5, 8, 15, 17, ठीक है। और हो गया आपका 7, 24, 25 और 10, 24, 26, 11, 60, 61। ये मुख्य तौर पर मिलेंगे आपको त्रिक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे, पहले मैंने छोटी भुजाएं लिखी हैं और बाद में बड़ी भुजाएं लिखी हुई हैं। जो भी तीन संख्याओं समूह है उसमें बड़ी भुजा बाद में है। तो पाइथागोरस का नियम क्या है? आप बड़ी संख्या का वर्ग कीजिए। एक उदाहरण मैं लेके चलता हूं, जैसे आपने किया, मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण, ये ग्रुप लेके मैं चल रहा हूं, ठीक है। तो इसमें बताइए बड़ी भुजा कौन सी है? बड़ी भुजा इसमें कौन सी आपको दिख रही है? 26 है। वर्ग कीजिए, 26 का स्क्वायर कितना हो गया? 676, है ना। और छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, यही ना पाइथागोरस का नियम है कि दोनों बराबर होने चाहिए। छोटी भुजाएं कौन सी है? एक 10 है, दूसरी क्या है? 24 है। दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए, 10 का स्क्वायर मालूम होगा 100, 24 का 576, जोड़ने पे कितना आया? 676। तो चूंकि बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, पाइथागोरस के नियम का पालन हुआ, तो ये पाइथागोरन त्रिक तो होंगे। फायदा क्या है? इसमें फिक्स हो गया कि बड़ी भुजा है ना, ये आपकी बड़ी भुजा है, और बड़ी भुजा का नाम, सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। तो ये हो गया आपका क्या? कर्ण। अब इसमें एक लंब होगा, दूसरा आधार। लंब कौन है, आधार कौन है, अलग अलग तो नहीं बता सकते, लेकिन अगर ये दो जोड़े दे दिए गए, मैं कहूं कि यह 26 है और यह 24 है, तो आप समझ जाना कि यह ऑटोमेटिक कितना होगा? 10। फायदा क्या होगा? कंपटीशन में कम समय में ज्यादा सवालों को करने में ये ट्रिक आपको सहयोग करेंगे। अगर यह 10 दे दे, यह 24 दे दे, तो समझ जाना कि यह 26 होगा। अगर यह 26 और 10 दे दे, 26 और 10 आ गए, बचा कौन? 24, तो यह ऑटोमेटिक क्या होगा? 24। एक इसी में और आपको उदाहरण बता दूं, आप इसका उत्तर अपने मन में रखेंगे। मैं कहूं कि यह 15 है और यह 8 है, तो आप इसको बता सकते हैं। तो आपको अगर यह त्रिक याद है, तो 8 और 15 के अलावा कौन बचा? 17। तो इसका मतलब यह होगा आपका 17 होगा। इसकी लेंथ कितनी आएगी? 17 इकाई। समझ में आ गई बात? अब ये पाइथागोरियन त्रिक नियम सभी के बारे में आपको मैंने चर्चा कर दिया। एक बार सब चीजें फिर से रिकैप करूं। समकोण त्रिभुज की परिभाषा हुई, जिसका एक कोण 90 अंश हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज, ठीक है ना।
क्यों स्पेशल है हमारे लिए? क्योंकि उसमें 3 भुजाएं होती हैं और तीनों के अपने अलग अलग नाम होते हैं, कर्ण, लंब और आधार। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली क्या कहलाएगी? कर्ण। जिस कोण की चर्चा हो उसके सामने वाली लंब और शेष वाली आधार। वो परिभाषा भी लिखी है। पाइथागोरस का नियम क्या कि बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा मतलब कर्ण का वर्ग, शेष 2 भुजाएं कौन कौन सी? लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस का नियम है। और 3 संख्याओं का ऐसा समूह जो इस नियम का पालन करता है उसे कहते हैं पाइथागोरियन त्रिक। आपके अंगुलियों पर याद होने वाले ये हैं 6 ही हैं, ध्यान रख लेंगे, ठीक है ना। 5, 12, 13, 3, 4, 5, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 10, 24, 26, 11, 60, 61, है ना। त्रिकोणमिति अब शुरू ही होने वाला है। हम लोग अगले टॉपिक में सीधे त्रिकोणमिति पर आएंगे। उसके पहले आपको यह दोनों वीडियो जो आज किए गए और कल किए गए दोनों वीडियो को प्रारंभिक तौर पर देखते हुए आएंगे, बैठेंगे अगले दिन, तो बात ठीक से समझ में आएगी। आप लोगों को फिर से एक सुझाव है कि यह नंबर है जिस पर आप लोग फोन करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके अपनी बातों को पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। और आपसे यह भी निवेदन है कि आप स्वयं और अन्य लोगों को YouTube चैनल अभय प्रताप सिंह को जरूर सब्सक्राइब करें और कराएं। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। आज की बात यहीं समाप्त। धन्यवाद, नमस्कार।